नमस्कार दोस्तों, मेरे इस मंच पर मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज की बड़ी खबर यह है कि अहम राज्यों में चुनावों की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। इस बात की भी घोषणा हो चुकी है कि चुनावी नतीजे कब आने वाले हैं। और सबसे बड़ी खबर यह दोस्तों कि जिस तारीख को नतीजे आने वाले हैं वो तारीख सही मायने में 2024 को जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, ये तारीख उन चुनावों के लिए सेमीफाइनल साबित होने वाली है। अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश जीत जाती है तो 2024 में उसके लिए जीत का रास्ता बहुत आसान हो जाने वाला है। मगर अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश हार जाती है और पांचों राज्यों में उसे झटका मिलता है, यकीन मानिए 2024 के लिए उसके लिए उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि कब क्या होने वाला है तारीखों के मायने से, और उसके बाद मैं आपको यह बतलाऊंगा कि किस किस खिलाड़ी का क्या क्या दांव पर है। सबसे पहले आइए तारीखों की चर्चा करते हैं। दोस्तों, मैं इस वक्त 3 राज्यों पर फोकस करना चाहूंगा: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब। सबसे पहले दोस्तों मैं उत्तर प्रदेश की बात करना चाहूंगा। कौन है दावेदार? उत्तर प्रदेश में अगर मैं साफ शब्दों में कहूं तो दावेदार सिर्फ 2 हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव। मैं जानता हूं मेरी ये बात कांग्रेस के और बीएसपी के जो समर्थक हैं उन्हें यह पसंद नहीं आएगी, मगर यह सवाल आपको खुद से पूछना है कि आखिर अब तक पूरे चुनावी प्रचार में मायावती गायब क्यों है? इतना बड़ा रहस्य क्यों बना हुआ है? आखिर मायावती खामोश क्यों है, जबकि वो जानती हैं कि उनके पास इतना मजबूत दलितों का वोट बैंक है। वो वोट बैंक धीरे धीरे अन्य पार्टियों की तरफ खिसकता जा रहा है, मगर मायावती पूरी तरह से खामोश है। तो मुकाबला सीधे तौर पर एक तरफ अखिलेश और दूसरी तरफ बीजेपी, या यह कहा जाए एक तरफ अखिलेश और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं जानता हूं आप कहेंगे कि प्रधानमंत्री कोई मुख्यमंत्री पद के लिए चुनाव तो लड़ नहीं रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, प्रधानमंत्री नहीं लड़ रहे हैं, मगर आपको यह भी समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ को बतौर चेहरा पेश नहीं किया। उल्टा हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूं। लगातार योगी आदित्यनाथ की ताकत को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। पार्टी के अंदर जो है उनके खिलाफ बगावती तेवर बढ़ रहे हैं, और खुद पार्टी इस बात को जानती है कि अगर योगी आदित्यनाथ को चेहरे के तौर पर पेश किया गया तो केशव प्रसाद मौर्य उसके खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर देंगे। मगर तो 2 खिलाड़ी आपके सामने उत्तर प्रदेश में, एक तरफ अखिलेश यादव, दूसरी तरफ बीजेपी। दोनों की ताकत क्या है, दोनों की कमजोरियां क्या हैं? सबसे पहले अखिलेश की बात करते हैं। अखिलेश की ताकत की बात करें तो सबसे बड़ी ताकत जो उनकी उभर कर आ रही है वो ये कि वो जहां पर भी रोड शोज कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, उन्हें जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है, जबरदस्त हुजूम का सामना करना पड़ रहा है। आपको याद होगा दोस्तों, बिहार के चुनावों में तेजस्वी यादव ने कड़ी चुनौती दी थी नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी बनकर उभरे थे, मगर उनका गठबंधन चुनाव हार गया था। यह कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव मैदान में बहुत देर से उतरे। इस बार अखिलेश यादव मैदान में बहुत पहले से उतर गए हैं। न सिर्फ पहले उतर गए हैं, बल्कि वो कर क्या रहे हैं, जो तमाम पिछड़ी जातियां हैं उनको अपने साथ संजोने का प्रयास कर रहे हैं। इस वक्त आप देखें, जितने भी प्रभावशाली पिछड़ी जाति के नेता हैं, जिनकी तादाद यानी पिछड़ी जातियों की तादाद करीब 54% है, वो लगभग अखिलेश यादव के साथ हैं। इन चेहरों पर गौर कीजिए: ओम प्रकाश राजभर, लालजी वर्मा, संजय चौहान, इसके अलावा अन्य तमाम जो बड़े पिछड़ी जाति के नेता हैं वो धीरे धीरे अखिलेश यादव के साथ जुड़ रहे हैं। और यही नहीं, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि अनुप्रिया पटेल ने कुछ दिनों पहले एक बयान दिया था, वो अनुप्रिया पटेल जो बीजेपी के साथ हैं, कि मुझे अपने कार्यकर्ताओं से बात करनी होगी और यह देखना होगा कि वो किसके साथ जाना चाहते हैं। यह अपने आप में बहुत अजीबोगरीब बयान है, क्योंकि अनुप्रिया पटेल केंद्र में बीजेपी के साथ हैं, राज्य में बीजेपी के साथ हैं, फिर भी इस तरह का बयान दे रही हैं। कहीं ना कहीं वो इस बात को महसूस कर रही हैं कि पिछड़ी जाति का जो वोट बैंक है वो धीरे धीरे अखिलेश यादव के सामने की तरफ खिसक रहा है। यही नहीं, अखिलेश यादव न सिर्फ पिछड़ी जाति के तमाम लीडर्स को अपने तरफ जो है सजो रहे हैं, खींच रहे हैं, वो ब्राह्मण वोट बैंक पर भी खासी मेहनत कर रहे हैं। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, चिल्लूपुर विधानसभा सीट जहां से विनय तिवारी जो है बसपा के सांसद थे, वो विनय तिवारी जो गॉडफादर हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं,
शिल्लूपुर विधानसभा सीट और उसके आसपास करीब कई जिले जहां पर इनका अच्छा खासा प्रभाव है, अब वो भी समाजवादी पार्टी के साथ हैं। आपको याद होगा कि लखनऊ में परशुराम मंदिर गए थे अखिलेश यादव, वो तस्वीरें आपको याद होंगी। तो अखिलेश यादव लगातार पुरजोर कोशिश कर रहे हैं ब्राह्मण वोट बैंक को अपनी तरफ लाने की। और उसकी वजह क्या है? क्योंकि पिछले 5 सालों में योगी आदित्यनाथ के राज में ब्राह्मणों पर लगातार अत्याचार हुआ है, ब्राह्मणों पर लगातार अत्याचार हुआ, ये सामने उभर कर आती रही हैं बातें। ब्राह्मण वोट बैंक उनसे नाराज है, मगर क्या इसका मतलब यह हुआ कि ब्राह्मण वोट बैंक जो है वो बीजेपी से खिसक जाएगा? अगर आप निजी तौर पे मुझसे पूछें तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि चाहे जैसा भी मौसम हो, अमूमन ब्राह्मण जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जाता है। और आपको ये नहीं भूलना है कि ये जो पूरा प्रोपेगेंडा है ना, सांप्रदायिक प्रोपेगेंडा, उसका सबसे ज्यादा, उससे अगर कोई प्रभावित है तो वो अगड़ी जाति के लोग हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ब्राह्मण वोट बैंक जो है वो अखिलेश यादव की तरह पूरी तरह से खिसक जाएगा, मगर हो सकता है कि कुछ जगहों पर उसका असर पड़े। अखिलेश की एक और ताकत मैं आपको बतलाना चाहूंगा, वो लगातार पत्रकारों का सामना कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपने देखा होगा योगी आदित्यनाथ जो है वो किसके सवालों का सामना करते हैं? वो सिर्फ अपने पालतू मीडिया के सवालों का सामना करते हैं, चाहे जी न्यूज हो, आज तक हो, रिपब्लिक हो। मगर उनसे कोई कहे अभिसार शर्मा के सवालों का जवाब दें तो सवाल ही नहीं पैदा होता। इसके अलावा अखिलेश यादव जिस भी जगह पर जाते हैं, कल भी वो गोंडा में थे, वहां पर उन्हें पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। उसकी एक छोटी सी झलक देखिए। उत्तर प्रदेश में इतनी झूठी सरकार किसी ने नहीं देखी होगी। इनका हर वादा जुमला निकला, इनका हर विज्ञापन की तस्वीर झूठी है, और जो अपना संकल्प पत्र इन्होंने दिया था वो संकल्प पत्र पूरा नहीं किया। किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, लगातार बेरोजगारी बढ़ी है, नौकरियां दे नहीं पाए। और कोविड के समय पर जिस समय लॉकडाउन लगा था, जनता को इन्होंने अनाज छोड़ दिया था। बेचारे मजदूर जहां थे वहां से हजारों किलोमीटर पैदल चल करके आए। देखिए, मैं उस पर बहुत कोई बड़ी बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पंजाब के लोगों से और किसानों से अपील है कि कम से कम प्रधानमंत्री जी को मंच तक तो जाने देना चाहिए था। मंच पे जाते खाली कुर्सियां देखते तो अच्छा लगता उनको, और खाली कुर्सियों पे भी भाषण देना चाहिए था, क्योंकि यूपी में भी खाली कुर्सियां हैं उनके लिए। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे हैं, पारदर्शी रुख अपना रहे हैं, और बड़ी बात उनका कार्यकर्ता, उनके कार्यकर्ता में इस वक्त जबरदस्त उत्साह है दोस्तों। और इस बात से हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की इस वक्त सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उन्हें एकजुट करने के लिए सिर्फ एक नाम है, और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी तरह से अपने आप को उत्तर प्रदेश चुनावों से दूर रख लेते हैं, तो मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी का हारना तय है। बीजेपी इस वक्त लड़ाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे में, उनके शख्सियत और उनके क्या प्लस पॉइंट्स हैं, मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं अखिलेश यादव की कमजोरियों के बारे में। अखिलेश यादव की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि लोगों को डर है कि इस वक्त बेशक वो तमाम पिछड़ी जातियों को अपने साथ रख रहे हैं, ब्राह्मण वोट बैंक पर मजबूती से काम कर रहे हैं, मगर उनके खिलाफ एक प्रचार चल पड़ा है कि यह दरअसल यादवों और मुसलमानों की ही सरकार होगी। तो कहीं ऐसा ना हो कि अंत में जाकर तमाम जो वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही खिसक जाए। अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मसलन हम बात करें तो यह कहा जा रहा है कि जाट नाराज है, और जाट जो है वो पूरी कोशिश करेगा अजीत सिंह के बेटे जयंत सिंह को जबरदस्त सफलता दिलाने की। मगर आप जानते हैं इसी तरह की बातें 2016-17 के चुनावों से पहले भी की गई थी। नतीजा आपके सामने है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित जो है सीटें दी थी। इसके अलावा
अखिलेश यादव के खिलाफ जो एक चीज काम कर रही है वो है प्रचार तंत्र। मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, जिस तरह से अखिलेश यादव इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं, अगर प्रचार तंत्र उनकी हर बात दिखा रहा होता तो इस वक्त रेस में वो बीजेपी से आगे होते। मगर प्रचार तंत्र न सिर्फ उनके कवरेज को नहीं दिखा रहा है बल्कि उनके खिलाफ काम करता है। अगर पार्टी के किसी नेता की तरफ से कोई गैर जिम्मेदाराना बयान आ जाए तो उसे बढ़ा चढ़ा कर पेश करना। तमाम न्यूज चैनल्स पर, तमाम अखबारों पर आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी दिखाई देते हैं। उल्टा योगी आदित्यनाथ को भी हटाया जा रहा है तमाम जगहों से, हर जगह सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाए जाते हैं। तो अखिलेश यादव की दूसरी जो सबसे बड़ी खामी है कि उनके खिलाफ प्रचार तंत्र काम कर रहा है। और यही वजह है दोस्तों कि मैं लगातार कहता हूं कि अगर अखिलेश यादव ये चुनाव जीत जाते हैं तो आजाद भारत के इतिहास में ये किसी राजनीतिक चमत्कार से कम नहीं होगा, क्योंकि वो हवा के खिलाफ काम कर रहे हैं, वो बयार के खिलाफ बह रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, क्योंकि आपने देखा होगा ममता बनर्जी की अगर हम बात करें, ममता बनर्जी के खिलाफ बेशक पूरा प्रचार तंत्र था, भाजपा के तमाम बड़े नेता थे, उनकी तमाम एजेंसीज थी, मगर बावजूद इसके जो स्थानीय मीडिया था वो उनके साथ था, जमीन पर जो करंट उनके साथ था। और यही वजह है, और यही नहीं, भाजपा के नेता लगातार एक के बाद एक गलती प्रचार के दौरान करते गए। मसलन प्रधानमंत्री ने वो जो दीदी ओ दीदी कहा था, या फिर लगातार दिलीप घोष, राहुल सिन्हा जैसे तमाम जो पार्टी के नेता उनके बारे में आप शब्द कह रहे थे, वो तमाम चीजें ममता बनर्जी के पक्ष में काम की। एक और चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, अब जो बात मैं आपको बतलाने वाला हूं ये अखिलेश यादव के पक्ष में भी हो सकती है, अखिलेश यादव के खिलाफ भी हो सकती है। पक्ष की बात करें, आपने देखा होगा दोस्तों पिछले कुछ दिनों से लगातार इनकम टैक्स की रेड्स मारी जा रही हैं। पहले पीयूष जैन नाम के एक व्यापारी पर इनकम टैक्स की रेड मारी जाती है, मीडिया कहता है ये अखिलेश यादव से जुड़ा हुआ है, इनका कोई लिंक नहीं था अखिलेश यादव का। उल्टा पीयूष जैन का अगर किसी के साथ लिंक था तो वो था बीजेपी। पीयूष जैन के लिंक थे, वो इत्र सप्लाई करते थे शिखर पान मसाला को। शिखर पान मसाला के यहां पर भी जीएसटी इंटेलिजेंस ने रेड मारी थी, मगर उस खबर को दबा दिया गया। पीयूष जैन के घर से 200 करोड़ रुपए मिलते हैं कैश, बाद में खुद जीएसटी इंटेलिजेंस अदालत में कहती है टर्नओवर था। ईडी को कायदे से पीयूष जैन के घर में रेड मारनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं मारी। पीयूष जैन के मामले को मीडिया ने पूरी तरह से दबा दिया। प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ और अमित शाह देश की जनता को, प्रदेश की जनता को झूठ बोल रहे थे कि पीयूष जैन का लिंक समाजवादी की पार्टी के साथ था, ऐसा कुछ नहीं था। बाद में पुष्पराज जैन जो कि विधान पार्षद हैं समाजवादी पार्टी के यहां, उनके यहां भी रेड मारी जाती है इनकम टैक्स की। उन तमाम नेताओं के घर इनकम टैक्स की रेड मारी जाती है। कोशिश यह की जा रही है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को डराया जाए, उनको समर्थन देने वाले बिजनेस हाउसेस को डराया जाए, और यह कोशिश भरपूर मोदी सरकार अपनी तरफ से कर रही है। तो क्या इससे समाजवादी पार्टी हिल जाएगी? क्या उससे उनका समर्थक हिल जाएगा? इसका दूसरा पहलू यह है कि इसकी वजह से उनका समर्थक और भी उनके साथ एकजुट हो गया है और वो पीछे हटने नहीं वाला है दोस्तों। तो ये कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव के साथ भी उनका समर्थक पुरजोर तरीके से आ सकता है इन तमाम इनकम टैक्स की रेड्स के बाद। और मुद्दा यहां रुकने नहीं वाला है दोस्तों। मैं दावे के साथ कह सकता हूं आने वाले दिनों में सीबीआई का इस्तेमाल किया जाएगा, एनआईए का इस्तेमाल किया जाएगा, ईडी का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि आचार संहिता के लागू होने के बाद इसकी गुंजाइश कम हो जाती है, मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों किसी ना किसी तरीके से पुरजोर कोशिश की जाएगी अखिलेश यादव पर दबाव बनाए रखने की। अखिलेश यादव की एक और ताकत है दोस्तों, बूथ लेवल पर उनकी मौजूदगी। देखिए सबसे बड़ी दिक्कत इस वक्त कांग्रेस की यह है, कांग्रेस तमाम मुद्दे उठा रही है, उल्टा मेरा यह मानना है कि अखिलेश यादव से कहीं ज्यादा, कहीं मजबूती से वो राज्यों के मुद्दे उठा रही है, मगर कांग्रेस के पास बूथ स्तर पर कोई मौजूदगी नहीं है। बूथ स्तर पर सिर्फ 2 पॉलिटिकल पार्टीज की मौजूदगी है, भारतीय जनता पार्टी, साथ में आरएसएस और दूसरी तरफ अखिलेश यादव। अब सवाल यह है कि अगर बूथ स्तर पर समन्वय, तालमेल अखिलेश यादव के काडर में बना रहा तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। अगर बूथ लेवल पर यह बिखर गया तो भारतीय जनता पार्टी के पास पहले ही
प्रचार तंत्र की ताकत है, आरएसएस की ताकत है, पैसे की ताकत है, उनका मुकाबला करना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी की ताकत क्या है? बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है उसके पास जो अथाह धन है, अथाह ताकत है। बीजेपी के साथ सबसे बड़ी ताकत जो है वो है उनके पास तमाम संस्थाएं, इनकम टैक्स, उसकी आप ताकत देख चुके हैं, सीबीआई, एनआईए, ईडी, इन तमाम संस्थाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है। और यही नहीं, अगर मुकाबला बहुत करीबी हुआ जैसे कि बिहार में हुआ था, यानी कि अंतर अगर 400, 500, 200, 300 वोट्स का हुआ सीट्स पे, वहां पर स्थानीय जो जिला मजिस्ट्रेट हैं या स्थानीय जो डीएम्स हैं, उनका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। मेरे कई दोस्त मुझे बताते हैं कि बिहार में कम से कम 5 से 6 सीट जिस पर तेजस्वी यादव जीत का दावा कर सकते थे, उन पर खेला हो गया है। तो अगर यही स्थिति उत्तर प्रदेश में भी सामने उभर कर आती है, तो चूंकि पूरा का पूरा सरकारी अमला बीजेपी के हाथ में है, इसलिए यह मानकर चला जाए कि वो बीजेपी के पक्ष में जाएगी। बीजेपी के पक्ष में एक और चीज है, प्रचार तंत्र। आपको यह नहीं भूलना होगा दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने पैसा जो है वो पानी की तरह बहाया है। करोड़ों रुपए जो है उन्होंने तमाम न्यूज चैनल्स को दिया है। मैंने खुद आपको पड़ताल दिखाई थी अपने चैनल पर कि किस किस न्यूज चैनल को करोड़ों रुपए मिला है, एक बार फिर आपकी स्क्रीन पर। और ये न्यूज चैनल्स किसी भी कीमत पर योगी आदित्यनाथ का साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। और यही नहीं, जब भी कोई विवाद होगा इन चुनावों के दौरान, मीडिया का रवैया एक तरफा होने वाला है, यानी कि बीजेपी के पक्ष में, और यह प्रचार भाजपा के पक्ष में है। अखिलेश यादव चाहकर भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते, किसी भी कीमत पर उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो यह प्रचार तंत्र हमेशा से बीजेपी के साथ रहेगा। अब दोस्तों, हम बात करना चाहेंगे कि बीजेपी के खिलाफ क्या जाता है। बीजेपी के खिलाफ इस वक्त किसान है दोस्तों, चाहे वो लखीमपुर खीरी का किसान हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान हो। उस किसान ने इस बीजेपी को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। किसान देख रहा है कि लखीमपुर खीरी में जिस व्यक्ति ने 4 किसानों को मौत के घाट उतार दिया था, उसका पिता यानी कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अब भी सरकार में बना हुआ है। वो देख रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में जबरदस्त अहंकार। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक और चीज जाती है, वो एंटी इनकम्बेंसी लहर, यानी कि 5 सालों की जो एंटी इनकम्बेंसी है वो उनके खिलाफ जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां भाजपा को लगता है कि वो सांप्रदायिक तनाव फैला सकती है, वहां पर एक बार फिर हर हर महादेव और अल्लाह अकबर के नारे एक साथ लगाए जा रहे हैं, जो बीजेपी की चिंता है। मगर बीजेपी की एक और ताकत है, वो है माहौल में सांप्रदायिकरण करना, सांप्रदायिक तनाव पैदा करना। वो लगातार किया जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शाकंभरी विश्वविद्यालय का उद्घाटन करने पहुंचते हैं योगी आदित्यनाथ और अमित शाह। बात किसकी होती है? मुजफ्फरनगर दंगों की। कैराना जाते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बात किसकी होती है? मुजफ्फरनगर दंगों की। मंच पर कौन दिखाई देता है? सुरेश राणा। और यही नहीं, मथुरा में आपको याद होगा 6 दिसंबर के दिन ईदगाह में जबरदस्ती मूर्ति लगाने का प्रयास करने की कोशिश की गई। मथुरा जहां हिंदू मुस्लिम तनाव अरसे से नहीं हुआ था, वहां वो तनाव पैदा करने की कोशिश की गई। और पंजाब के अंदर जो ड्रामा हुआ, जिसमें बताया गया कि प्रधानमंत्री की जान ली जाने वाली थी, जान से मारना था, उसके जरिए भी उत्तर प्रदेश ही सही मायने में निशाना था। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री के लिए सहानुभूति पैदा करनी थी। तो ये तमाम चीजें हैं, भाजपा की कमजोरी भी है, भाजपा की ताकत भी है। मगर सही मायनों में कहा जाए तो भाजपा की सबसे बड़ी ताकत उसका प्रचार है। भाजपा की कमजोरी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ भी हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कहने को हिंदुत्व के बहुत बड़े चेहरे हैं और उन्हें वो हटा भी नहीं सकते, क्योंकि आपने एक बार आदित्यनाथ को हटाया तो हो सकता है कि कट्टर हिंदुत्व वोट बैंक आपसे खिसक जाएगा। मगर दूसरी तरफ उनकी पार्टी के अधिकतर सांसद उनके खिलाफ हैं। 5 सांसद भी इस वक्त योगी आदित्यनाथ के साथ नहीं खड़े हुए हैं। यह उनकी सबसे बड़ी दिक्कत है। दोस्तों, मैं आपको यह भी बतलाना चाहूंगा कि योगी आदित्यनाथ कमजोरी इसलिए है, और इसका प्रमाण यह है कि अब तक बीजेपी ने उन्हें चेहरे के तौर पर पेश नहीं किया है, जो इस बात का प्रमाण है कि आदित्यनाथ में पार्टी का विश्वास नहीं है। तो दोस्तों, ये बात तो हो गई उत्तर प्रदेश की। अब मैं पंजाब की त्वरित आपसे बात करना चाहूंगा।
पंजाब में पिछले 2-3 दिनों में जो घटनाक्रम हुआ है उसने मुख्यमंत्री चन्नी का जो कद है वो बढ़ा दिया है। पंजाब में कहने को त्रिकोणीय मुकाबला है, एक तरफ अकाली दल, एक तरफ आम आदमी पार्टी और एक तरफ कांग्रेस। अकाली दल मजबूत नहीं है, बीजेपी तो खैर लड़ाई में है ही नहीं, उनका मैं जिक्र ही नहीं कर रहा हूं। सही मायने में लोग कह रहे हैं कि अंततः मुकाबला होने वाला है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में। आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उनके पास कोई चेहरा नहीं है। दूसरी तरफ चरणजीत सिंह चन्नी को टारगेट करके खुद प्रधानमंत्री ने उन्हें टारगेट किया। अब हो क्या गया कि मुकाबला हो गया है कि एक तरफ चरणजीत सिंह चन्नी और दूसरी तरफ सभी। इससे चरणजीत सिंह चन्नी को लगातार जो है वो सहानुभूति मिल रही है और खुद गोदी मीडिया उन्हें टारगेट कर रहा है। मसलन आज तक में कल एक शो हुआ, आप जानते हैं दोस्तों कि पंजाबी में आप नाम की कोई चीज नहीं होती है, वहां पर तुस्सी होती है, तैनू होती है, त्वानू होती है, आप नाम की कोई चीज नहीं होती है। अब एक मंच से खड़े होकर मुख्यमंत्री चन्नी ने प्रधानमंत्री मोदी को तुस्सी जी कहा, तो इस तुस्सी को आज तक ने कहा कि देखो किस तरह से बदतमीजी कर रहे हैं चन्नी साहब। यानी कि ये न्यूज चैनल्स पंजाब को टारगेट कर रहे हैं, पंजाबियत को टारगेट कर रहे हैं। और आपने देखा होगा जी न्यूज जैसे चैनल ने तो खालिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया हमारे किसानों के लिए। तो ये तमाम चीजें मुख्यमंत्री चन्नी के पक्ष में जाती दिखाई दे रही हैं। इसलिए मुझे लग रहा है कि इस वक्त पंजाब के अंदर चुनावों में कांग्रेस थोड़ी सी आगे है अपने बाकी प्रतिद्वंदियों के मुकाबले में। अंत में दोस्तों अब मैं बात करना चाहूंगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड में 3 तरफा मुकाबला है, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। कांग्रेस का चेहरा है हरीश सिंह रावत, आम आदमी पार्टी का चेहरा है कर्नल अजय कोटियाल और बीजेपी की बात करें तो पुष्कर सिंह धामी। बीजेपी की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि राज्य की जनता यह देख रही है कि उन्होंने 3 मुख्यमंत्री बदले, त्रिवेंद्र सिंह रावत को बदला, उनकी जगह तीरथ सिंह रावत को ले आए, तीरथ सिंह रावत को भी बदला, उनकी जगह पुष्कर सिंह धामी को ले आए। तो यहां पर तो जबरदस्त सिर्फ टव्वल चल रही है। यही नहीं, कई कांग्रेस के नेता जो 2016-17 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी चले गए थे, अब वो वापस आ रहे हैं, बड़ी तादाद में वापस आ रहे हैं। हरक सिंह रावत वापस आ गए हैं और कई छोटे छोटे नेता वापस कांग्रेस आ रहे हैं। कांग्रेस में भी जबरदस्त बंटवारा है और हाल में आपको याद होगा हरीश सिंह रावत ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया था, मगर राहुल गांधी ने उनसे मुलाकात की और तमाम जो मतभेद हैं वो दूर हो गए हैं। अब हरीश सिंह रावत सही मायने में उत्तराखंड में पार्टी का चेहरा है। तो मुकाबला यहां पर त्रिकोणीय है, मगर भाजपा की हालत कमजोर है। मगर एक बात स्पष्ट कर दूं मैं, अगर आने वाले दिनों में माहौल का कॉम्युनलाइजेशन हो जाता है, सांप्रदायिकरण हो जाता है, हिंदू मुस्लिम हो जाता है, अगर इसका असर उत्तर प्रदेश में होगा तो उत्तराखंड इससे नहीं बचने वाला है। बेशक इस वक्त बीजेपी कमजोर दिखाई दे रही है, मगर अगर माहौल का सांप्रदायिकरण हुआ तो उसका असर उत्तर प्रदेश से लेके उत्तराखंड तक होगा, क्योंकि यहां पर भी बड़े पैमाने पर जो लोग हैं वो इसी सांप्रदायिक प्रोपेगेंडे का शिकार रहे हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों मुकाबला बहुत दिलचस्प है। मेरा वादा है कि आने वाले कई हफ्तों तक इस मंच पर, मेरे इस अभिसार शर्मा मंच पर पल पल की जानकारी मैं आप तक पहुंचाते रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।